नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की ताजा और मुख्य समाचार और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने हमेशा महिलाओं के उत्थान को प्राथमिकता दी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि इससे महिलाओं को राजनीति और समाज में अधिक भागीदारी का अवसर मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ें और देश के विकास में अहम भूमिका निभाएं। भारत ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जहां तमिलनाडु के कलपक्कम स्थित रिएक्टर ने सफलतापूर्वक क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। ये कदम देश के परमाणु कार्यक्रम के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस सफलता से भारत की ऊर्जा क्षमता में बढ़ोतरी होगी और आने वाले समय में देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। इससे बिजली उत्पादन को मजबूती मिलेगी और भविष्य की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में भी काफी मदद मिलेगी। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद 15 अप्रैल को नई सरकार के गठन की तैयारी चल रही है। भाजपा नेतृत्व में बनने वाली इस सरकार में वर्तमान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर हलचल तेज है और अब सभी की नजरें आने वाले फैसले पर टिकी हुई हैं, जो राज्य की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान को लेकर सरकार एक्शन में आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इस मुद्दे पर समीक्षा बैठक करने वाले हैं, जिसमें मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। किसानों को राहत देने के लिए नुकसान का आकलन तेजी से किया जा रहा है और प्रशासन को जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि बैठक के बाद किसानों को राहत पहुंचाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे, जिससे प्रभावित लोगों को जल्द मदद मिल सके। किसान के बेटे ने कमाल कर दिखाया है। जहां महज 40,000 रुपए से शुरू किया गया एआई स्टार्टअप आज 40 करोड़ रुपए की वैल्यू तक पहुंच गया है। बस्ती के प्रभात मिश्रा ने ग्रेजुएशन से पहले ही 3 स्टार्टअप शुरू किए, जिनमें उनकी कंपनी उमागा एडुटेक तेजी से आगे बढ़ रही है। ये कंपनी अब 60 युवाओं को रोजगार दे रही है और सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा भी उपलब्ध करा रही है। इस सफलता ने दिखा दिया है कि छोटे स्तर से शुरू करके भी बड़ी उपलब्धि हासिल की जा सकती है। यूपी के 55 जिलों में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जहां अगले 2 दिनों तक बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। लखनऊ और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम अचानक बदल गया है, जिससे गर्मी से राहत मिली है, लेकिन किसानों की चिंता बढ़ गई है। अनुमान है कि तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। ऐसे में गेहूं की फसल को नुकसान होने की आशंका है और किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अब आधार कार्ड में नाम, पता और मोबाइल नंबर अपडेट करना बेहद आसान हो गया है। आधार ऐप के जरिए आप घर बैठे ही अपनी जरूरी जानकारी कुछ ही मिनटों में बदल सकते हैं। इसके लिए आपको ऐप में लॉगिन करके अपडेट सेक्शन में जाना होगा और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके बाद आपका अनुरोध सबमिट हो जाएगा और कुछ समय में जानकारी अपडेट हो जाएगी। इस सुविधा से लोगों को लंबी लाइन और दफ्तर के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। 16 साल की उम्र में देश निकाला झेलने वाले एक भारतीय ने अपनी मेहनत से इतिहास रच दिया। युगांडा के सबसे अमीर भारतीय मूल के कारोबारी सुधीर रूपारेलिया को 1972 में ईदी अमीन के शासन के दौरान देश छोड़ना पड़ा था। लंदन में मजदूरी करते हुए उन्होंने अपने संघर्ष की शुरुआत की, लेकिन हार नहीं मानी। बाद में युगांडा लौटकर उन्होंने रूपारेलिया ग्रुप की स्थापना की, जो आज 200 से ज्यादा कंपनियों का विशाल एम्पायर बन चुका है। उनकी ये कहानी संघर्ष, मेहनत और सफलता की बड़ी मिसाल बन गई है। देश के पावर सेक्टर में एक बड़ी डील को मंजूरी मिल गई है। टोरेंट पावर ने L&T पावर डेवलपमेंट की कंपनी नाभा पावर लिमिटेड का 100% अधिग्रहण 6,889 करोड़ रुपए में कर लिया है। इस मेगा डील पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI ने भी अपनी मुहर लगा दी है। नाभा पावर पंजाब में 700 मेगावाट की 2 यूनिट संचालित करती है, जिससे इस सौदे के बाद टोरेंट पावर की उत्पादन क्षमता और मजबूत होने की उम्मीद है।
महंगाई भत्ते यानी ये बढ़ोतरी में देरी से केंद्रीय कर्मचारियों की चिंता बढ़ रही है। मार्च में होने वाली घोषणा अब अप्रैल तक टल गई है, जिससे लाखों परिवारों का बजट प्रभावित हो रहा है। माना जा रहा है कि करीब 2% बढ़ोतरी के साथ डीए 60% तक पहुंच सकता है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा और कर्मचारियों को एरियर का भी लाभ मिलेगा। कर्मचारी संगठन सरकार से जल्द फैसला लेने की मांग कर रहे हैं ताकि सैलरी में राहत मिल सके। 8वें वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार ने बच्चों की शिक्षा भत्ता यानी CEA के नियमों को अपडेट कर दिया है। अब कर्मचारियों को हर महीने 2,812 रुपए 25 पैसे तक का शिक्षा भत्ता मिलेगा, जबकि हॉस्टल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए यह राशि 8,437 रुपए 25 पैसे तक तय की गई है। नए नियमों से कर्मचारियों को बच्चों की पढ़ाई में आर्थिक सहारा मिलेगा और खर्च का बोझ कुछ कम हो सकेगा। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर की खबर से बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। गिफ्ट निफ्टी करीब 700 अंकों की तेजी के साथ 23,800 के पार पहुंच गया है। वहीं कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है, जिससे निवेशकों का भरोसा और मजबूत हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसका सीधा असर शेयर बाजार पर पड़ेगा और आने वाले दिनों में बाजार में तेजी का माहौल बना रह सकता है, जिससे निवेशकों को अच्छा फायदा मिल सकता है। हज यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 18 अप्रैल से उड़ानों की शुरुआत होगी, जिसमें दिल्ली से 3,226 यात्री पवित्र यात्रा पर रवाना होंगे। दिल्ली हज कमेटी ने व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए विभिन्न विभागों के साथ बैठक की है। रामलीला मैदान में हज कैंप स्थल का निरीक्षण भी किया गया है, ताकि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो। प्रशासन का फोकस है कि सभी व्यवस्थाएं सुचारू रहें और यात्रियों को सुरक्षित व सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिले। बिहार के भागलपुर में मौसम ने करवट ले ली है, जहां धूप छांव के बीच हल्की बारिश और तेज हवाओं का असर देखने को मिल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में गिरावट आई है। अधिकतम तापमान करीब 33 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। मौसम में नमी बढ़ने से उमस भी महसूस हो रही है, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत तो मिली है, लेकिन किसानों की चिंता बढ़ गई है। आने वाले दिनों में इसी तरह मौसम बदलता रह सकता है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बिहार में 11वीं कक्षा में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। छात्र OFSS पोर्टल के जरिए 18 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के तहत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में दाखिला दिया जाएगा। छात्रों को अपनी पसंद के स्कूल और स्ट्रीम चुनने का विकल्प मिलेगा, जिससे वे आसानी से घर बैठे आवेदन कर सकेंगे और समय पर एडमिशन सुनिश्चित कर पाएंगे। पेट्रोल, डीजल और LPG की कालाबाजारी पर यूपी में सख्त कार्रवाई की जा रही है। योगी सरकार ने 12 मार्च से अब तक 23,000 से ज्यादा छापेमारी की है, जिसमें 238 FIR दर्ज की गई हैं और 22 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। इस अभियान का मकसद अवैध कारोबार पर रोक लगाना और आम लोगों को राहत देना है। प्रशासन ने साफ किया है कि आगे भी ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, ताकि कालाबाजारी पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सके। होशियारपुर को 516 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात मिली है, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। इसमें शहीद ऊधम सिंह स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और 300 बेड वाला आधुनिक अस्पताल भी शामिल है। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत होंगी और लोगों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में बदलाव तय है और भाजपा सरकार बनने पर असम, त्रिपुरा और बंगाल में मौजूद घुसपैठियों को वापस उनके देश भेजा जाएगा। उन्होंने परिवर्तन को जरूरी बताते हुए पार्टी के समर्थन में जनता से अपील की। इस बयान के बाद चुनावी राजनीति और भी गर्मा गई है और सभी दल अपनी अपनी रणनीति में जुट गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल भुगतान के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 10 अप्रैल से टोल प्लाजा पर नकद भुगतान बंद किया जा सकता है और डिजिटल माध्यम को प्राथमिकता दी जाएगी। जो लोग UPI या अन्य ऑनलाइन तरीके से भुगतान नहीं करेंगे, उन्हें ज्यादा शुल्क देना पड़ सकता है। इस नए नियम का मकसद टोल प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और कैशलेस बनाना है, जिससे लंबी कतारों और देरी की समस्या भी कम होगी।
उत्तराखंड में जनगणना की तैयारियां तेज हो गई हैं। पहले चरण में मकान सूचीकरण के लिए प्रदेश को करीब 32,000 क्षेत्रों में बांटा गया है, जहां प्रत्येक क्षेत्र में 800 या उससे कम आबादी रखी जाएगी। ये कार्य 10 अप्रैल से शुरू होगा, जिसके तहत हर घर का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। इस प्रक्रिया से जनसंख्या से जुड़ी सटीक जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी और आगे की योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकेगा। उत्तराखंड में लैंड फ्रॉड के मामलों पर सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि भूमि धोखाधड़ी और घपलों में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन को जांच तेज करने और हर मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि ऐसे मामलों में पारदर्शिता लाई जाएगी और आम लोगों को न्याय दिलाया जाएगा। इस सख्ती का मकसद जमीन से जुड़े घोटालों पर पूरी तरह रोक लगाना और लोगों का भरोसा कायम रखना है।